स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी के पीवाईक्यू सीरीज में। ये वीडियो आगामी जो भी एग्जाम होने वाले जैसे जीडीसी हो गया, जीआईसी, यूपी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपीपीएससी, यूजीसी नेट सबके लिए काफी हेल्पफुल है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस क्लास से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था पर किसी ने भी इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, तो इस क्वेश्चन से ही आज की कुछ क्लास की शुरुआत करते हैं। दुबे ने जादुई क्रिया के कितने तत्व बताए? दुबे मतलब एससी दुबे ने। ऑप्शन 1 है 3, ऑप्शन 2 है 4, ऑप्शन 3 है 2 और ऑप्शन 4 है 5। तो बताइए कितने जादुई क्रिया की बात दुबे एससी दुबे ने की है। साथ ही मुझे उसके नाम भी आप लोग बताएंगे। तो इन्होंने 3 जादुई क्रिया के तत्व बताए। कौन कौन से? पहला बताया मंत्र, दूसरा बताया अनुष्ठान और तीसरा बताया है अनुष्ठानकर्ता की स्थिति। ये 3 तत्व बताए हैं। इसे आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता था। कौन कौन से बताए? मंत्र, अनुष्ठान और अनुष्ठानकर्ता की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या मार्क्स ने किस पुस्तक में की है? मतलब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट किस पुस्तक में मार्क्स ने दिया है? ऑप्शन 1 है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ऑप्शन 2 है द जर्मन आइडियोलॉजी, ऑप्शन 3 है दास कैपिटल और ऑप्शन 4 है द हॉली फैमिली। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 2 द जर्मन आइडियोलॉजी इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोक नगरी सातत्य की अवधारणा किसने दी है? फोक अर्बन कंटिन्यूम। ऑप्शन 1 है रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन 2 है इरविंग गॉफमैन, ऑप्शन 3 है लुइस अल्थुजर और ऑप्शन 4 है एससी दुबे। तो बताइए लोक नगरी सातत्य की अवधारणा इनमें से किस राइटर ने दी है? तो ये दी है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गोलमैन की पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन 1 है यह व्यक्ति के केवल शैक्षिक कार्यों में सहायक होता है, ऑप्शन 2 है यह व्यक्ति के केवल कार्यस्थल पर सहायक होता है, ऑप्शन 3 है यह व्यक्ति को केवल स्व अभिप्रेरित करने में सहायक है और ऑप्शन 4 है यह व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में सहायक है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? संवेगात्मक बुद्धि ये कहाँ सहायक है? या व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में सहायक है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेबर का सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत किस पर केंद्रित है? ऑप्शन 1 है जाति पर, ऑप्शन 2 है विचार पर, ऑप्शन 3 है नातेदारी पर और ऑप्शन 4 है सामाजिक परिस्थिति पर। तो बताइए वेबर का सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत किस पर केंद्रित है? तो ये आधारित है सामाजिक परिस्थिति पर। ऑप्शन 4 सोशल स्टेटस का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपी मुखर्जी की मान्यता यह थी कि भारतीय परंपरा में परिवर्तन के 3 सिद्धांतों को मान्यता दी गई, श्रुति, स्मृति तथा अनुभव। मुखर्जी के अनुसार इनमें से क्रांतिकारी सिद्धांत कौन से हैं? ऑप्शन 1 है अनुभव, ऑप्शन 2 है श्रुति, ऑप्शन 3 स्मृति और ऑप्शन 4 है श्रुति तथा स्मृति। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसके अंतर्गत आएगा सिर्फ अनुभव, एक्सपीरियंस। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह किसने कहा है कि इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है? ऑप्शन 1 है जॉर्ज ई होबार्ट, ऑप्शन 2 है टीबी बॉटमोर, ऑप्शन 3 है बर्नेस और बेकर और ऑप्शन 4 है एचएफ गिडिंग्स। तो बताइए ये किसका मानना था? तो ये जो परिभाषा दी है ये दी है जॉर्ज ई होबार्ट ने।
ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है दीपांकर गुप्ता, ऑप्शन 2 है जे.एच. हट्टन, ऑप्शन 3 है रजनी कोठारी, ऑप्शन 4 है एल.पी. विद्यार्थी। तो बताइए कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक की लेखिका है वो है लेखक है रजनी कोठारी। ये मेल है, फीमेल नहीं है। अगर आपको लगता होगा कि ये फीमेल है तो ये फीमेल नहीं, ये मेल है, रजनी कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीके ओमान के अनुसार सांप्रदायिकता के कितने आयाम हैं? ऑप्शन 1 है 5, ऑप्शन 2 है 6, ऑप्शन 3 है 8 और ऑप्शन 4 है 7। तो बताइए टीके ओमान के अनुसार सांप्रदायिकता के कितने आयाम है कम्युनिज्म के? तो इसके हैं कितने आयाम हैं? इसके 6 आयाम हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। कौन कौन से आयाम होंगे? तो पहला है आत्मसातवादी एसिमिलेशन, दूसरा है प्रतिगमनकारी, जिसे बोलेंगे वेलफेयरिस्ट, तीसरा है प्रतिशोधात्मक, जिसे बोलेंगे रिटिस्ट, और चौथा है अलगाववादी। रिटेलिटरी, फिर है पांचवा है विच्छेदवादी, सेपरेशनिस्ट, और लास्ट का है कौन कौन सा हो गया? आत्मसातवादी, कल्याणकारी नहीं हुआ है, एक है कल्याणकारी, वेलफेयरिस्ट। कौन? ये 6 प्रकार के आयाम बताए हैं टीके ओमान ने। कौन कौन से? आत्मसातवादी, प्रतिगमनकारी, प्रतिशोधात्मक, अलगाववादी, विच्छेदकारी और कल्याणकारी, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे एसिमिलेटिव, वेलफेयरिस्ट, क्रिटिस्ट, रिटेलिएटरी और सेपरेस्ट और सेक्सेशनिस्ट। ठीक है, ये 6 प्रकार के सांप्रदायिकता के प्रकार बताएं, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकवेज के लेखक कौन है? बताइए। ऑप्शन 1 है E.S. बोगार्ट, ऑप्शन 2 है M. जिन्सबर्ग, ऑप्शन 3 है W.G. सुमनर, ऑप्शन 4 है किंग्सले डेविस। तो ये जो पुस्तक है ये किसकी है? ये है W.G. सुमनर की। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिकता की विशेषता नहीं है? आपको इनमें से बताना है आधुनिकता की कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन 1 है वैज्ञानिक मिजाज, ऑप्शन 2 है निम्न आकांक्षाएं, ऑप्शन 3 है तर्क एवं बुद्धिवाद, ऑप्शन 4 है उपलब्धि की मनोवृत्ति। तो बताइए आधुनिकता की कौन सी विशेषता नहीं है? तो निम्न आकांक्षाएं, लो एस्पायरेंट्स, ये क्या है? आधुनिकरण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, निम्न आकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजीकरण की पहली अवस्था कौन सी है? ऑप्शन 1 है तदात्मीकरण की अवस्था, ऑप्शन 2 है शौच अवस्था, ऑप्शन 3 है मौखिक अवस्था और ऑप्शन 4 है किशोरावस्था। तो बताइए कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था कौन सी है? ये है ओरल स्टेज, मौखिक अवस्था। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये अवस्थाएं कौन बताया था? फ्राइड ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्त रेसनिटेट प्रत्यय का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 है संवेगात्मक क्रिया, ऑप्शन 2 है मूल अभिमुखी तार्किक क्रिया, ऑप्शन 3 है लक्ष्य अभिमुखी तार्किक क्रिया और ऑप्शन 4 है परंपरागत क्रिया। तो बताइए वर्त रेशनल का क्या मतलब होता है?
तो इसका मतलब होता है मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया, वैल्यू ओरिएंटेड रैशनल एक्शन। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक परिवर्तन के चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन 1 है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 2 है टैन बी, ऑप्शन 3 है पेरेटो और ऑप्शन 4 है सोरोकिन। तो बताइए चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत इनमें से किस लेखक ने दिया है? तो ये दिया है टैन बी ने। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जौहर किसका उदाहरण है? जौहर प्रथा होती थी वो किसका उदाहरण है? ऑप्शन 1 है अहमवादी आत्महत्या का, ऑप्शन 2 है अस्वाभाविक आत्महत्या का, ऑप्शन 3 है घातक आत्महत्या का और ऑप्शन 4 है परार्थवादी आत्महत्या का। तो बताइए किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है परार्थवादी अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड का। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये 4 प्रकार की आत्महत्याएं दुर्खिम ने बताई थी, आप इसे याद कर लीजिए, इगोइस्टिक सुसाइड, एनोमिक सुसाइड, फेटलिस्टिक सुसाइड और अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन 1 है 68.84%, ऑप्शन 2 है 69.84%, ऑप्शन 3 है 72.20% और ऑप्शन 4 है 73.41%। तो बताइए कितना है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत? तो ये है 68.84% है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना होगा? ये है 31.16%। किसका है? ये अर्बन का है, नगरीय जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से निर्मितिवादी उपागम में शिक्षण व अधिगम मूल्यांकन हेतु प्रचलित पद्धतियों में से कौन सी उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन 1 है केवल वस्तुनिष्ठ मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन 2 है निष्पत्ति आधारित परीक्षण, ऑप्शन 3 वैकल्पिक समाधान अथवा आकलन का अवबोध, ऑप्शन 4 है कसौटी आधारित मूल्यांकन। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें से कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो केवल वस्तुनिष्ठ मानकीकरण परीक्षण ये उपयुक्त नहीं है, बाकी निष्पत्ति आधारित परीक्षण, वैकल्पिक समाधान अथवा आकलन का अवबोध और कसौटी आधारित मूल्यांकन ये तीनों क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विशेषता सामाजिक संस्था की नहीं है? ऑप्शन 1 है शुभ परिभाषित उद्देश्य, ऑप्शन 2 है स्थायी, ऑप्शन 3 है व्यक्तियों का समूह और ऑप्शन 4 है प्रतीक। तो बताइए इनमें से सोशल इंस्टीट्यूशन की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये व्यक्तियों का समूह नहीं होता है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी जो सुपरिभाषित उद्देश्य है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, स्थायित्व और प्रतीक ये सभी क्या है? सामाजिक संस्था की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अपराध के प्रकार का उल्लेख लेमंट ने नहीं किया है? ऑप्शन 1 है परिस्थितिकीय अपराध का, ऑप्शन 2 है व्यवस्था के विरुद्ध अपराध का, ऑप्शन 3 है नियोजित अपराध का और ऑप्शन 4 है विश्वास के विरुद्ध अपराध का। तो बताइए किसका उल्लेख लेमंट ने नहीं किया है? ये भी एक न्यू क्वेश्चन है। तो व्यवस्था के विरुद्ध अपराध इसकी बात लेमंट नहीं करते हैं, जबकि परिस्थिति के विरुद्ध अपराध, नियोजित अपराध और विश्वास के विरुद्ध अपराध इसकी बात लेमंट ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अध्ययन क्षेत्र जीएस गुडिया से संबंधित है? ऑप्शन 1 है मालवन तालुका, ऑप्शन 2 है हवेली तालुका, ऑप्शन 3 है करीमपुर तालुका और ऑप्शन 4 है अंबाद तालुका। ये भी एक न्यू क्वेश्चन है। बताइए जीएस गुडिया किससे संबंधित है? तो इनका अध्ययन क्षेत्र संबंधित है हवेली तालुका से। इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस फुल हैं। हवेली तालुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है कार्ल मैनहिम, ऑप्शन 2 है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 3 है मैक्स वेबर और ऑप्शन 4 है जॉर्ज सिमन। तो बताइए ये किसकी पुस्तक है?
तो ये जो पुस्तक है ये है कार्ल मार्क्स की। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न जाति के लड़के का उच्च जाति की लड़की के साथ विवाह क्या कहलाएगा? जब लड़का क्या होता है, जो मेल जो होता है निम्न जाति का होता है, और क्या गर्ल्स क्या होती है, लड़की उच्च जाति की होती है। तो ये कौन सा विवाह कहलाएगा बताइए? तो ये कहलाएगा आपका प्रतिलोम विवाह, हाइपोगैमी। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक द आइडियोलॉजी ऑफ द रूरल अर्बन कंटिन्यूम के लेखक कौन है? क्या पुस्तक है? द आइडियोलॉजी ऑफ द रूरल अर्बन कंटिन्यूम। ऑप्शन 1 है हॉजर, ऑप्शन 2 है डीवी, ऑप्शन 3 है बेनेट और ऑप्शन 4 है रिजमेंट। तो बताइए ये किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है वो है बेनेट की। अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिएगा, ये भी एक न्यू पुस्तक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रलेख अनुसूची क्यों उपयोगी है? ऑप्शन 1 है प्राथमिक स्रोत के लिए, ऑप्शन 2 है द्वितीयक स्रोत के लिए, ऑप्शन 3 है व्यक्तिगत स्रोत के लिए और ऑप्शन 4 है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोत के लिए। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? तो प्रलेख अनुसूची डॉक्यूमेंट शेड्यूल ये क्यों उपयोगी है? तो ये उपयोगी है द्वितीयक स्रोत के लिए, सेकेंडरी सोर्स के लिए। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज में जब जनरीति एवं रूढ़ियां स्वीकृत होकर स्थायी होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन 1 है समुदाय, ऑप्शन 2 है समूह, ऑप्शन 3 है संस्था और ऑप्शन 4 है समूह। ऑप्शन 1 है समुदाय, ऑप्शन 2 है समाज, ऑप्शन 3 है संस्था और ऑप्शन 4 है समूह। तो बताइए ये क्या कहलाएंगे? तो ये संस्था का रूप धारण कर लेती है, इंस्टीट्यूशन का। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व के विकास को समझने के लिए किसने ओडिपस कॉम्प्लेक्स प्रत्यय का प्रयोग किया है? ऑप्शन 1 है जीएच मीट, ऑप्शन 2 है सीएच हुले, ऑप्शन 3 है इमाइल दुर्कहेम और ऑप्शन 4 है एस्पायर। तो बताइए ओडिपस कॉम्प्लेक्स प्रत्यय शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो इसका प्रयोग किया गया है एस्पायर, सिगमंड फ्रायड के द्वारा। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पति शब्द किसको इंगित करता है? ऑप्शन ए परिस्थिति स्टेटस को, ऑप्शन 2 है भूमिका रोल को, ऑप्शन 3 है मुख्य परिस्थिति मास्टर स्टेटस को और ऑप्शन 4 है भूमिका पर रोल सेट को। तो बताइए पति शब्द किसको इंडिकेट कर रहा है? तो ये एक स्टेटस है, परिस्थिति। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परीक्षा प्रशिक्षण मॉडल के सिंटेक्स में अवस्थाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। फर्स्ट दिया है समस्या का सामना, दूसरा दिया है व्यवस्थीकरण, स्पष्टीकरण, निर्माण, तीसरा दिया आंकड़ा एकत्रीकरण, सत्यापन और उपयोग और ऑप्शन 4 दिया अन्वेषण प्रक्रिया का विश्लेषण। तो आपको एक ऑर्गेनाइज में इसे लगाना है। ऑप्शन 1 है पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऑप्शन 2 है पहला दूसरा तीसरा और दूसरा और ऑप्शन 3 है पहला तीसरा दूसरा और चौथा और ऑप्शन 4 है पहला चौथा दूसरा और तीसरा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसको क्रम से लगाइए आप लोग। तो सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले आएगा आपका समस्या का सामना, पहला हो जाएगा। दूसरा क्या है? आंकड़ा एकत्रीकरण और सत्यापन और उपयोग, ये दूसरा हो जाएगा। फिर तीसरा आएगा आपका व्यवस्थीकरण, स्पष्टीकरण और निर्माण। फिर लास्ट में आएगा अन्वेषण प्रक्रिया का विश्लेषण। तो ये जो होगा पहला तीसरा दूसरा चौथा। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, - 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या थी? ऑप्शन 1 है 944, ऑप्शन 2 है 214, ऑप्शन 3 है 938 और ऑप्शन 4 है 928। तो बताइए कितनी थी?
तो ये थी 928। 1000 पुरुषों पर 928 महिला थी। कितने? 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर 928 कितनी क्या थी? महिलाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैरा कम्युनिटीज प्रत्यय किसने दिया है? ऑप्शन 1 है लुइस ड्यूमा, ऑप्शन 2 है जीएस कुरे, ऑप्शन 3 है हर्बर्ट टेस्ले और ऑप्शन 4 है रुडोल्फ और रुडोल्फ। तो बताइए ये शब्द कौन दिया है पैरा कम्युनिटीज का? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 4, रुडोल्फ एवं रुडोल्फ। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परिस्थिति से संबंधित सभी भूमिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है परिस्थिति श्रृंखला, ऑप्शन 2 है परिस्थिति प्रतिमान पुंज, ऑप्शन 2 है भूमिका प्रतिमान पुंज, ऑप्शन 4 है भूमिका ग्रहण। एक परिस्थिति से संबंधित सभी भूमिकाओं को क्या कहेंगे? तो ये कहलाता है रोल सेट, भूमिका प्रतिमान या भूमिका पुंज। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। एक आपका परिस्थिति होती है, जैसे आपकी डॉक्टर की परिस्थिति हो गई, डॉक्टर से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोल होते हैं। कहीं पर आप नर्स से आपका संबंध होता है, कहीं वहां पर रोगी से आपका संबंध होता है, रोगी से आपकी भूमिका अलग होगी, नर्स के साथ आपकी भूमिका अलग होगी, देन वहां का जो मैनेजर होगा उससे आपकी भूमिका अलग होगी। ऐसे करके सबसे भूमिकाओं की जो श्रृंखला बनती है उसे क्या कहते हैं? भूमिका पुंज कहते हैं। मतलब व्यक्ति का एक ही स्टेटस होता है और उससे संबंधित भूमिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये किसने कहा है? ऑप्शन 1 है मैकाइवर और पेज, ऑप्शन 2 है ड्यूटर, ऑप्शन 3 है गिरीन और गिरीन और ऑप्शन 4 है दुर्खेम। तो बताइए ये स्टेटमेंट किसकी है? तो ये स्टेटमेंट है मैकाइवर और पेज की। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइपोथेसिस शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? उपकल्पना जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन 1 है लैटिन, ऑप्शन 2 है अंग्रेजी, ऑप्शन 3 है स्पेनिश और ऑप्शन 4 है ग्रीक। तो बताइए किस भाषा से लिया गया है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी का प्रौद्योगिकी का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है? ऑप्शन 1 है श्रम विभाजन और विशेषीकरण, ऑप्शन 2 है नगरीकरण, ऑप्शन 3 है वर्गों का उदय और ऑप्शन 4 है गतिशीलता का बढ़ना। तो बताइए कौन सा प्रौद्योगिकीकरण का प्रत्यक्ष डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है? बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए? वैसे तो इस क्वेश्चन को आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, इसका कोई आंसर नहीं दिया गया था। फिर भी आप लोग बताइए आप लोग के अनुसार क्या होना चाहिए इसका आंसर? मेरे अनुसार तो वर्गों का उदय, इमरजेंस ऑफ क्लासेस, ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। होता ये भी है पर ये डायरेक्टली नहीं होता। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। पर इस क्वेश्चन को आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, डिलीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है इमानुएल दुर्खिम, ऑप्शन 2 है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 3 है ऑगस्ट कॉम्ट और ऑप्शन 4 है मैक्स वेबर। तो बताइए द रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है ये है मैक्स वेबर की। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्स वेबर द्वारा नौकरशाही की निम्नलिखित में से किस विशेषता को उल्लेख नहीं किया गया था? ऑप्शन 1 है सोपानिक संगठन का, ऑप्शन 2 है लिखित दस्तावेज की प्रणाली का, ऑप्शन 3 है विशेषज्ञ प्रशिक्षण का और ऑप्शन 4 है एक निश्चित वेतन के रूप में आर्थिक मुआवजे के प्रावधान का अभाव। तो बताइए किसका उल्लेख नौकरशाही की विशेषता बताते हुए मैक्स वेबर के द्वारा नहीं किया गया है? तो ऑप्शन 4 एक निश्चित वेतन के रूप में आर्थिक मुआवजे के प्रभाव
प्रावधान का अभाव ऐसा नहीं बताया गया। इसमें एक निश्चित वेतन होता है, ये होता है, पर अभाव इसकी बात नहीं की गई है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यवहारवाद के अनुसार कौन सी पुनर्बलन अनुसूची उच्चतम अनुक्रिया दर को उत्पन्न करती है? ऑप्शन 1 है निश्चित अंतराल, ऑप्शन 2 है परिवर्तनीय अंतराल, ऑप्शन 3 है निश्चित अनुपात और ऑप्शन 4 है परिवर्तनीय अनुपात। तो बताइए, विच टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट शेड्यूल प्रोड्यूसेस हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेट? तो ये है वेरिएबल रेशियो, परिवर्तनीय अनुपात। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक संबंधों को स्वरूप तथा अंतर्वस्तु के आधार पर अलग किया जा सकता है। उपयुक्त कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 है स्वरूपात्मक संप्रदाय से, ऑप्शन 2 है समन्वयात्मक संप्रदाय से, ऑप्शन 3 है विवेचनात्मक संप्रदाय से और ऑप्शन 4 है परंपरागत संप्रदाय से। तो बताइए किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये संबंधित है स्वरूपात्मक स्कूल, फॉर्मल संप्रदाय थे। बताइए इसके प्रतिपादक कौन है स्वरूपात्मक संप्रदाय के? तो इसके प्रतिपादक है सिममेर। इनके साथ कौन कौन राइटर इसमें रिलेट करते हैं? एक है वॉनविच, वीरकांत और मैक्स वेबर। ये तीनों क्या है? स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी निम्नतिवाद की आधारभूत विशेषता नहीं है? ऑप्शन 1 है नवीन अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, ऑप्शन 2 है अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सुगम होती है, ऑप्शन 3 है अधिगम पूर्व संप्रयातात्मक स्कीमा का पुनर्संगठन है और ऑप्शन 4 है अधिगम एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 4, अधिगम एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजशास्त्र के उद्भव में प्रमुख कारक नहीं है? ऑप्शन 1 है प्रबोधन काल, ऑप्शन 2 है भूमंडलीकरण, ऑप्शन 3 है औद्योगिक क्रांतियां और ऑप्शन 4 है राजनीतिक क्रांतियां। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाइप का बटन जरूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।